हेलो दोस्तों। आज से मैं न्यूमेरिकल की शुरुआत कर रहा हूँ और सबसे पहले इस सेक्शन में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑप्टिकल फाइबर पर और लेज़र्स के ऊपर। तो ये दोनों टॉपिक थ्योरी में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसी को सपोर्ट करता हुआ ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल का सेक्शन है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लाइट इज गाइडेड विद इन द कोर ऑफ स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। बाय रिफ्रैक्शन एट कोर एयर इंटरफेस, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस, TIR एट आउटर सरफेस ऑफ द क्लैडिंग, या बाय चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर दो हिस्से होते हैं, खासतौर पर एक होता है कोर, एक होता है क्लैडिंग। तो हमारे पास ये सेंटर वाला जो हिस्सा है ये कोर है। कोर पर हम एक एंगल से लाइट भेजते हैं, जिस एंगल को हम एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। अगर इस एंगल से आपने लाइट भेजा तो वो जब इस कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री पर, ये हमारा क्लैडिंग है और ये हमारा कोर है, तो इसका ये इंटरफेस है, उसकी बाउंड्री है। इस बाउंड्री पे जाके रे टकराएगी, यहाँ पर एक एंगल बनेगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और उसके बाद लाइट इस तरह से इसके अंदर जिगजैग करते हुए आगे बढ़ जाएगी। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन एट द कोर एयर इंटरफेस, ठीक है, रिफ्रैक्शन तो होता है, वो तो कभी भी जब लाइट किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो होता है। उसके बाद TIR, ये ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि TIR होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने किसी ज़्यादा एंगल पर अगर लाइट भेज दिया तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन तो होगा, यानी कि कोर और एयर इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन फिर ये लाइट क्लैडिंग में चली जाएगी और वो कोर के अंदर कन्फाइंड नहीं रहेगी। तो कोर के अंदर लाइट कन्फाइंड रहे और उसी कोर के पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती रहे, इसलिए ज़रूरी ये है कि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन हमेशा फॉलो होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज step index fiber has a core with refractive index 1.5 and a cladding with refractive index 1.46. its numerical aperture is, okay, numerical aperture, तो ये एक तरह का छोटा सा प्रॉब्लम है। स्टेप इंडेक्स एक जनरल सा ऑप्टिकल फाइबर है। जैसे मान लो कि अगर हम इसको कोर की एक्सिस कहें तो ये कोर का डायमीटर रेडियस है, इधर भी कोर की रेडियस है। तो अगर आपके पास इस तरह से कोर है और ये हम बना रहे हैं, स्टेप इंडेक्स की बात पहले बता दें, और फिर ये क्लैडिंग है। ठीक है। तो आपने देखा कोर, तो कोर पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, यहाँ पर कोर है 1.50। तो जब तक कोर चलता रहेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.50 रहेगा। तो ये वैल्यू जो है यहाँ तक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.50, यहाँ तक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.50, और उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ो क्लैडिंग शुरू हो जाएगी। क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.46, तो 1.50 से नीचे आओगे 1.46, तो ये 1.46 हो गया यहाँ पर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोफाइल है वो देखो स्टेप जैसा, ये देखो ये स्टेप जैसा, सडनली इंक्रीज देन दिस। तो इसी वजह से इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर को हम स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि N1 की वैल्यू कितनी है, 1.50। याद रखना, अगर कभी N1 और N2 में कन्फ्यूजन हो कि कौन सा कोर का है कौन सा क्लैडिंग का है, वर्ड्स में नहीं दिया है, तो आप बस इतना ध्यान रखना, कोर का हायर होगा, क्लैडिंग का लोअर होगा। तो हायर वैल्यू है 1.50, N2 कितना हो जाएगा 1.46। तो न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला जो डिराइव किया है हम लोगों ने वो है N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो यह आपके पास आएगा 1.50 का होल स्क्वायर, 1.46 का होल स्क्वायर, और अब इसको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव है। जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो 1.50 प्लस 1.46, 1.50 माइनस 1.46, ये आपके पास 2.96 मल्टीप्लाइड बाई 0.04। ओके, अल्टीमेटली अगर आप इसको वर्कआउट कर लोगे देन ये लगभग
3.44 होगा। यू मे रिकैलकुलेट, आप प्लीज़ इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, तो ये आपके पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Next question is the condition for total internal reflection TIR to take place is again total internal reflection कब होता है, जरा उसको समझ लिए फिर से। ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयर मीडियम है। ओके, यहाँ का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने N1 माना है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 माना है और इस बाउंड्री पर हो आप, तो आप लाइट भेजोगे, यहाँ पर एक एंगल बनेगा थीटा, ठीक है, और उसके बाद एक ऐसा थीटा बनेगा जब जो लाइट इस रेयर में जा रही है उसके लिए जो एंगल होगा ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो एक ऐसे इंसिडेंट एंगल जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो तो उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, चाहे हम जिस सिंबल से दिखाएं तो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अब अगर लाइट इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर टकराएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि लाइट जिस मीडियम से गई उसी मीडियम में आ जाएगी, है ना, इस तरह से होगा। तो हमें क्या कहिए, हमें ज़रूरत क्या है कि हमारे जो थीटा है उसकी वैल्यू हर हाल में थीटा सी से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी हमारा एंगल जो है वो इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब इसके लिए जो कंडीशन निकल के आती है वो कुछ ऐसा होता है कि साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल अगर हम कह रहे हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन N2 अपॉन N1। ये आप वीडियो में जाके देखिएगा जो हम लोगों ने पिछला वीडियो डिस्कस किया है जिसमें थ्योरी डिस्कस की, तो वहाँ तो आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। तो एक इस तरह का क्वेश्चन था, एक तरह से कह सकते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर if numerical aperture for an optical fiber is this, the acceptance angle is what? Okay, acceptance angle की कंसेप्ट हमने समझा था, एक बार फिर से आ गया है सवाल, तो बात फिर से छिड़ चुकी है, तो चलो कर लेते हैं उस बात को। इस तरह से हमारे पास कोर क्लैडिंग की व्यवस्था है और मान लो कि जो कोर क्लैडिंग पे क्रिटिकल एंगल है, सपोज ये 57 डिग्री है, सपोज जस्ट एक ऐसा दिमाग में नंबर आया तो हमने ले लिया, 57 डिग्री है। तो अब लाइट को हमें यहाँ पर एक ऐसे एंगल पे भेजना पड़ेगा इस कोर के अंदर कि जब लाइट यहाँ टकराए तो वो 57 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बनाए। अगर इससे कम का बनाएगी तो लाइट यहाँ चली जाएगी, क्लैडिंग में TIR नहीं होगा। तो फिर हम जब ढूंढते हैं तो हमें एक क्रिटिकल एंगल मिलता है। अब यहाँ क्रिटिकल एंगल को हम एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं, वो एंगल जिससे ज़्यादा पे अगर आपने लाइट भेजी तो TIR नहीं होगा, और अगर उससे कम पे भेजी तो TIR होगा। तो एक्सेप्टेंस एंगल एक खास एंगल होता है, उससे कम कुछ भी एंगल रखोगे तो अंदर ही अंदर लाइट TIR करते हुए आगे बढ़ जाएगी। तो बहुत ही क्रूशियल किस्म का ये एंगल होता है। और इसका फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट किया था वो ये था कि साइन थीटा A इज अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, और ये चीज़ हमने न्यूमेरिकल अपर्चर लिखी थी। तो इसका मतलब थीटा A इज साइन इनवर्स न्यूमेरिकल अपर्चर। तो साइन इनवर्स न्यूमेरिकल अपर्चर कितना दिया इन्होंने, 0.37। अब अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप करोगे या आपको कहीं किताब, इसमें तो हमने कैलकुलेटर को जो देखा तो ये आया आंसर 24.12 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपको, वैसे जनरली अगर यहाँ इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो आपको ऐसे एंगल मिलेंगे जो कि आप sin 30 sin 60 इस तरह से हाफ √3/2 वाले कि आप उसको मेमोरी से ही निकाल सकते हो, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी जनरली। 5वां प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर आर एक्चुअली, देखो भाई ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो ग्लास के बने होते हैं, ठीक है, उसमें जो कोर है क्लैड है जो भी होता है वो ग्लास होता है या हैवीली ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। मॉडर्न डेज में बात करें तो ऐसा मीडियम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होता है, तो लाइक ग्लास। और ये जितने मटेरियल होते हैं दे आर इन द कैटेगरी ऑफ डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर्स। ग्लास जो होते हैं, प्लास्टिक जो होता है ट्रांसपेरेंट,
तो अगर कहीं क्वेश्चन में इंसुलेटर की जगह डाइलेक्ट्रिक दिया है तो आप डाइलेक्ट्रिक को भी अगर टिक कर दोगे देन वो आपका सही जवाब माना जाएगा। द फंक्शन ऑफ क्लैडिंग इज टू प्रोड्यूस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ना भाई। मैं क्या था तीसरी बार हमें ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम, और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। तो जब लाइट यहाँ जाती है तो क्लैडिंग से क्या होता है, क्लैडिंग वो जगह होती है जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराती है। तो पहला ऑप्शन है कि टू प्रोड्यूस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नहीं, रिफ्रैक्शन हो जाएगा तब तो क्लैडिंग में चली जाएगी, एनर्जी लॉस हो जाएगी। टू प्रोड्यूस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यस। टू प्रोड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ रे, यस। इन अ सेंस हम इसको भी कह सकते हैं कि क्लैडिंग की वजह से TIR होता है तो वहाँ पर भी उसकी वजह से ट्रांसमिशन प्रोड्यूस, इन सम सेंस इट्स गुड। टू प्रोवाइड फर्म सपोर्ट टू द कोर ग्लास, कोर ग्लास को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं कि संभाले होना बिखर जाता, इसका काम मुख्य रूप से TIR कराना है। तो इन दो ऑप्शन में B और C में ज़्यादा बेहतर जो है मेरे ख्याल से वो B है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो प्रोड्यूस कराता है और उसी के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर C B के अंदर से पॉसिबल है। इफ IM इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच TIR अक्रॉस अकर्स, सॉरी खुद का लिखा नहीं पढ़ पा रहे हैं, फॉर विच TIR अकर्स देन साइन IM इज नोन एज, ये कुछ हमने थीटा A को क्या लिखा था, न्यूमेरिकल अपर्चर, तो अब इन्होंने सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट ले आए हैं कि IM है इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच TIR अकर। तो ये एक्सेप्टेंस एंगल नाम नहीं ले रहे हैं, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि IM जो है एक ऐसा एंगल है जिसके लिए TIR होता है। तो वो उसको क्या कहते हैं भाई, उसको हम फिर न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। 8वां, द न्यूमेरिकल aperture of a step index fiber when the core refractive index is N1 and the cladding refractive index is N2 is given by refractive index of air N1 है। अच्छा, न्यूमेरिकल अपर्चर के फॉर्मूला तो भाई देखो न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला जो होता है वो इस तरह से होता है, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N0। आप देखिएगा डेरिवेशन में, अगेन वीडियो में जाके देखिएगा, वहाँ पर हम कहते हैं कि अगर ये N1 है, ये N2 है और बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N0 है। अब बाहर मीडियम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, पानी में डूबा हुआ है आपका फाइबर। तो जब लाइट इसके अंदर एंटर करती है तो सबसे पहली बार N0 से N1 में जाती है और फिर वो N1 से N2 की बाउंड्री पे टकरा करके TIR के थ्रू आगे बढ़ती है। लेकिन अगर बाहर वाला मीडियम, देखो यहाँ पे लिखा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो हम ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा और इसको मजबूत होना चाहिए, बना इसकी लिखावट में थोड़ी सी मजबूती होनी चाहिए। तो ये N0 एयर है, तो इसके एयर होने की वजह से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारा आंसर ये वाला सही होगा। कौन सा, पहला ही सही होगा। पूरा आंसर ये पूरा फार्मूला ये होता है। तो ये इसको ऐसे कर दोगे तो और अच्छा सा फार्मूला ये बन जाएगा और अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैड ग्लास। N1 और N2 में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए जरूरी है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा हो। सिंपल। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कितनी बार बोल चुके हैं अभी तक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस ये कहाँ होता है, ये तो सब इंटरफेरेंस में होता है। देखो ये ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन R है और होता है रिफ्लेक्शन। इस तरह के भ्रामक ऑप्शन भी रहेंगे। हाँ भाई, अब इसमें ऑप्शन नहीं यानी कि न्यूमेरिकल है। फॉर एन ऑप्टिकल फाइबर विथ अ कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.48, तो वो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंड द न्यूमेरिकल अपर्चर इज 0.649
calculate the refractive index of the cladding glass. N2 is unknown. Further, calculate the maximum entrance angle of the light in the fiber placed in air. Entrance angle, entrance angle वही थीटा ए है ना, वो मैक्सिमम मतलब वो अधिकतम एंगल निकालना है जिससे कि लाइट आगे प्रोपोगेट कर जाए। तो हमें यहाँ पर दो क्वांटिटी निकालनी है, N2 निकालना है, N1 निकालना है। तो इसके लिए तो फॉर्मूला नहीं, N2 निकालना, थीटा ए निकालना। तो इसके लिए तो फॉर्मूला सिंपल सा होगा, साइन थीटा ए बराबर न्यूमेरिकल अपर्चर। तो जैसे हम न्यूमेरिकल अपर्चर निकालेंगे उसका इन्वर्स ले लेंगे, तो थीटा ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स न्यूमेरिकल अपर्चर। लेकिन सबसे पहले न्यूमेरिकल अपर्चर दिया भी गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.649। अब इसकी जो वैल्यू आती है वो करीब 40.46 डिग्री आती है। ये हो गया इसका वैल्यू। अब बात आती है N2 की। तो न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट N1 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N0। क्योंकि एयर की बात हो रही है तो एयर की बात होने का मतलब है ये 1 हो जाएगा। तो अगर न्यूमेरिकल अपर्चर का स्क्वायर करोगे आप तो जाएगा N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो यहाँ से N2 स्क्वायर जो होगा वो जाएगा N1 स्क्वायर माइनस न्यूमेरिकल अपर्चर का स्क्वायर, यानी कि 1.48 का स्क्वायर माइनस 0.649 का स्क्वायर। और ये सब स्क्वायर जब सॉल्व करोगे और फिर उस N2 का मतलब हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस होल थिंग का स्क्वायर माइनस 0.649 का स्क्वायर, एंड फाइनली दिस विल बी 1.33। देखते रहना कि N1 से ये कम होना चाहिए। क्लैडिंग है ना, तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कम होता ही, तभी तो TIR होता है। 12वां सवाल है कि एन ऑप्टिकल फाइबर इज मेड ऑफ ग्लास विथ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, अच्छा, एंड क्लैड विथ, ओके। तो ये कोर का होगा, जाहिर सी बात। अब यहाँ पर देखो जो सबसे बड़ा है मैंने जो आपको बताया था वो कोर का होगा, और जो उससे छोटा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्लैडिंग का होता है। द रे इंटर इट फ्रॉम एयर, ओके, एयर हो रहा है तो यानी कि N0 की वैल्यू 1 है। व्हाट न्यूमेरिकल अपर्चर डज द फाइबर हैव, ओके, सिंपल, न्यूमेरिकल अपर्चर इज N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो जाएगा 1.55 का स्क्वायर माइनस 1.51 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की है वो है करीब 0.352। ठीक है, ये हो गया। व्हाट इज द एक्सेप्टेंस एंगल, तो साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर जो होता है वो एक्सेप्टेंस एंगल होता है। तो एक्सेप्टेंस एंगल हो जाएगा साइन इनवर्स 0.352, और इसकी जो वैल्यू होती है वो करीब करीब 20.6 डिग्री आ जाएगी। ठीक है। एन ऑप्टिकल फाइबर हैज न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ दिस, ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर हमारे पास 0.20 है, एंड क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.59, N2 1.59। डिटरमाइन द एक्सेप्टेंस एंगल फॉर, एक्सेप्टेंस एंगल वही है, थीटा ए की वैल्यू पूछ रही। H2O, ओके, H2O which has the refractive index 1.33, yes, this is important। हम लोग पहले एयर की बात कर रहे थे ना, तो N0 जो था अभी तक हमारा वो एयर था तो 1 था। अब की बार उन्होंने फाइबर को पानी में फेंक दिया। तो जब पानी में फेंक दिए हो आप, तो अब आपको क्या निकालना है, और भी कहीं कुछ निकालना होगा। एन ऑप्टिकल फाइबर हैज न्यूमेरिकल अपर्चर एंड क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिटरमाइन द एक्सेप्टेंस एंगल। जो न्यूमेरिकल अपर्चर इन्होंने दे ही दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जरूरत कहाँ पड़ेगी। अच्छा चलो निकालते हैं। तो ये हमारे पास N1 कितना आएगा, सबसे पहली बात समझिए। तो एक मिनट, न्यूमेरिकल अपर्चर अगर है N2 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस
माइनस या प्लस n2 स्क्वायर इज n1 स्क्वायर। और यहाँ से जो n1 की वैल्यू आएगी सब रखोगे, क्या रखोगे, n1 का आप रखना है 0.20 का होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 1.59 का होल स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.6025। लेकिन हमें इतना करने की ज़रूरत तो है नहीं, हमें इतना करने की ज़रूरत तो है नहीं। देखो एक और तरीका है, हमने क्या पढ़ा है कि साइन थीटा ए बराबर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, 1.6025 का होल स्क्वायर माइनस 1.59 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.33। सो दिस विल बी 0.15, और यहाँ से थीटा ए जो होगा ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.15, और ये करीब 86 डिग्री करीब आ जाएगा, नियर अबाउट। So this is how we can solve this question. A glass fiber is made with core glass of refractive index 1.5 and the cladding is doped to give a fractional diffraction. Okay, एक फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन मैंने आपको बताया था डेल्टा बराबर n2 माइनस n1 अपॉन n1। तो आपके पास इसकी वैल्यू दी गई है 0.0005 और n1 की वैल्यू दी गई है 1.5। तो आपसे n2 पूछा गया है, आपसे पहले पार्ट में n2 पूछा गया है। तो इसी फॉर्मूले को देखो, तो इससे आप लिख सकते हो कि n1 इंटू डेल्टा इज इक्वल टू n2 माइनस n1। तो n2 बराबर हो जाएगा n1 डेल्टा प्लस n1, है ना। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा मैंने यहाँ पर ये n1 माइनस n2 कर दिया। ओके, उसको थोड़ा सा फिर से करते हैं, कैंसिल n1 माइनस n2, क्योंकि इसमें माइनस आ जाएगा ना, n2 तो छोटा होता है तो ये माइनस आ जाएगा, गड़बड़ हो गई थी। दिस इज डेल्टा, तो आपके पास n1 डेल्टा इज n1 माइनस n2, तो n2 बराबर n1 माइनस n1 डेल्टा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 माइनस 1.5 इंटू 0.0005। अल्टीमेटली दिस विल गिव यू 1.4999। इस तरह से n2 आ गया। क्रिटिकल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल, तो साइन क्रिटिकल एंगल जो था वो था n2 अपॉन n1। तो ये हो गया 1.499 बटे 1.50, और अल्टीमेटली इसकी वैल्यू वही 0.999 ऐसे कुछ होगी। तो साइन 90 डिग्री करीब होगा, तो ये करीब 88.2 डिग्री आ जाएगा। तो ये पार्ट बी हो गया। सी एक्सेप्टेंस एंगल, तो एक्सेप्टेंस एंगल से पहले न्यूमेरिकल अपर्चर निकाल लेना, न्यूमेरिकल अपर्चर निकाल लेते हैं। तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो होगा, अब यहाँ पर यह मान लेते हैं कि एयर से सारी बातें हो रही हैं, है ना, एयर का ही यहाँ पर है, एन नॉट को हमें एयर मानना पड़ेगा, अदरवाइज फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो ये हो जाएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो ये आपको क्या देगा, यहाँ से 1.5 का स्क्वायर माइनस 1.499 का स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.474। ओके, तो साइन थीटा ए जो होगा वो न्यूमेरिकल अपर्चर के बराबर होगा। तो थीटा ए बराबर साइन इनवर्स 0.0474, और इसकी वैल्यू करीब 272 डिग्री। ठीक, ये वैल्यू है। ऐसा आई एम डाउटफुल अबाउट दिस, जरा देख लेना इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको आप प्लीज चेक कर लीजिएगा अपने पास से। ओके,
अब क्या है, हाँ, लेजर, द रेशियो ऑफ आइंस्टीन्स ए एंड बी कोफिशिएंट कैन बी रिटन एज, अगेन आइंस्टीन डेरिवेशन आप वीडियो देखिएगा तो वहाँ पर आप देखते हो कि जो A12 अपॉन B21 जो ये होता है वो होता है 8πhc³ अपॉन न्यू क्यूब। तो 8πh क्रॉस है, एक्चुअली h क्रॉस जो होता है वो h/2π के बराबर होता है, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ देखिए ये वाला आंसर सही है क्योंकि यहाँ h है तो पूरा h में h क्रॉस और h में 1/2π का अंतर होता है, लेकिन देखने में जिसे लगते हैं तो कई बार झटके में ऑप्शन ए को सही कर देते हैं, बट आंसर सी इसका सही होगा। द पॉपुलेशन इन्वर्जन नेसेसरी फॉर लेजर एक्शन यूज्ड इन रूबी लेजर इज, द पॉपुलेशन इन्वर्जन नेसेसरी फॉर, अच्छा रूबी लेजर में क्या होता है, एक रूबी क्रिस्टल होता है, उस रूबी क्रिस्टल को चारों तरफ से जेनॉन फ्लैश लैम्प से हम लोग उसको कवर कर देते हैं, तो उस लैम्प जलता है तो उसके जो फोटोन होते हैं वो रूबी क्रिस्टल के अंदर चले जाते हैं, तो ये ऑप्टिकल पंपिंग कहलाती है। तो आंसर यहाँ पर पंपिंग के बारे में बात करें तो ऑप्टिकल पंपिंग होगी ये। लेजर बीम इज हाईली कोहेरेंट सो इट कैन बी यूज्ड इन, अच्छा कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि अगर दो वेव कोहेरेंट है, जैसे एक वेव ये है और दूसरी वेव ये है, तो अगर ये कोहेरेंट है तो इनका जो फेज होगा वो हर पॉइंट पर बिल्कुल सेम होगा, तो अगर फेज बिल्कुल सेम है तो उसको कोहेरेंट कहते हैं, और इसकी वजह से हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पाते हैं। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस को पाने की ये बड़ी आवश्यक सी शर्त है। इसके बिना अगर कोहेरेंसी नहीं होगी तो इंटरफेरेंस तो होगा बट वो अनसस्टेन्ड होगा, जिसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना मुश्किल है। तो ये कोहेरेंसी इज द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लेजर, नॉट ट्रू फॉर लेजर, अच्छा बहुत इंटेंस, बिल्कुल बहुत इंटेंस लाइट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत छोटी सी जगह पे फोकस होती है तो उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, एक ही वेवलेंथ वहाँ से निकलती है, चाहे 6943 एंगस्ट्रॉम हो चाहे 6398 एंगस्ट्रॉम हो, तो ये एक ही बिल्कुल इसी प्रिसाइज वैल्यू की लगभग वेवलेंथ निकलती है। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये होता है, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमा मतलब कलर, तो सिंगल कलर यानी सिंगल वेवलेंथ की लाइट निकलती है। कोहेरेंसी होती है, हमने बात की है। डाइवर्जन, डाइवर्जन मतलब ये होता है जो फैल जाए इस तरह से बड़े से स्पॉट में, ऐसा नहीं होता। लेजर बीम जो होती है वो काफ़ी लंबी दूरी तक बिल्कुल एकदम अपने सिलेंड्रिकल इसको बनाए रखती है, इसीलिए जो स्पॉट यहाँ रहता है लगभग वही स्पॉट यहाँ रहता है, जबकि ये दूरी जो है कई मीटर की हो जाती है। कई मीटर होने के बावजूद भी इसमें डाइवर्जेंस नहीं होता। नॉर्मल टॉर्च में ऐसा होता है जैसे लाइट निकलती है और डाइवर्ज कर जाती है, यहाँ ऐसा नहीं होता। इन लेजर, if a laser operate at wavelength this, what is the energy of each photon in electron volt? तो फोटोन का कॉन्सेप्ट जो था वो E इजिकल टू एच न्यू है, और न्यू इजिकल टू होता है C बाई लेमडा, तो जाएगा एच सी बाई लेमडा, तो E इजिकल टू एच सी बाई लेमडा। अब यहाँ पर लेमडा की वैल्यू कितनी है, 4960 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, ओके, और C है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और H है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अच्छा ये तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, तो फिर आपको करना क्या है, आपको व्हाट इज द एनर्जी, तो E की वैल्यू के लिए आप 6.6 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 6 नहीं 4960 इंटू 10⁻10, ये जब सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा जूल में आएगा, तो उसको 1.6 इंटू 10⁻19 से जब आप डिवाइड कर दोगे देन यू विल गेट द आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप देखिएगा इसका आंसर, आई थिंक इसका पहला आंसर सही है, मतलब जस्ट हाउ आई डोंट नो, ऐसा मुझे ऐसा इंट्यूशन ऐसा लग रहा है, बट एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। द हीलियम नियॉन लेजर
emit light the wavelength in the range. तो हीलियम नियॉन का जो वर्किंग हमने बात की है उसमें देखोगे 6328 एंगस्ट्रॉम की लाइट ये एमिट करती है. Which of the following scheme does not produce lasing action? लेजिंग एक्शन कहाँ नहीं होता भाई? 3 लेवल में भी होता है, 4 लेवल में भी होता है, 2 लेवल में नहीं होता, क्योंकि इन दोनों स्टेट के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऑलमोस्ट असंभव हो जाता है. और बिना पॉपुलेशन इन्वर्जन के आप लेजिंग एक्शन की कल्पना नहीं कर सकते. तो 2 लेवल सिस्टम के अंदर लेजिंग एक्शन होता है. Which of the following is not a pumping process? Pumping process क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम ग्राउंड स्टेट से एटम को एक्साइटेड स्टेट या मेटास्टेबल स्टेट में भेजते हैं. ऑप्टिकल पंपिंग होती है, बिल्कुल होती है. जेनॉन लैम्प के थ्रू कराते हैं. इलेक्ट्रिकल पंपिंग हीलियम नियॉन में कराते हैं. केमिकल पंपिंग भी होती है, जहाँ केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी मिलती है उससे हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट कराते हैं. बट थर्मल पंपिंग जो होती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज़ ऑलमोस्ट नॉट इन यूज, बिकॉज थर्मल एनर्जी को हम कितनी हीट दे दें कि वो सिस्टम में वो पंपिंग शुरू हो जाए, तो उस समय क्या होता है ना कि वो फिर उसकी स्टेबिलिटी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, ये सब की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है. जनरली हमारे पास ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल ये सारी पंपिंग होती है. थर्मल इज नॉट अ वेरी गुड पंपिंग प्रोसेस. तो आंसर हमारा जो यहाँ पर है वो थर्मल होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज वेरी नेसेसरी? नेसेसरी इटसेल्फ बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है. वेरी नेसेसरी मतलब और ज़्यादा दबाव बनाने के लिए है ये एक तरह से. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेज़र लाइट. अच्छा, लेज़र लाइट के लिए इसमें से कौन सी बहुत ज़रूरी कंडीशन है? स्टिमुलेटेड एमिशन, है ना, इसलिए तो लेज़र कहते हैं. लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, और स्टिमुलेटेड एमिशन से ही लेजिंग लाइट होगी. और ये भी पॉपुलेशन इन्वर्जन. तो आप दोनों को ऑप्शन, आप अगर वहाँ पर सही है तो आप कह सकते हो कि इट इज़ स्टिमुलेटेड एमिशन तभी होगा जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा. ओके. अगर बी और सी में चुनाव करना हो तो हम किसका चुनाव करेंगे? तो मेरे ख्याल से सी विल बी अ बेटर ऑप्शन, कि अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा तो स्टिमुलेटेड एमिशन सिग्निफिकेंट नहीं होगा. हल्का फुल्का पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रहा है, देन इट इज़ ऑलमोस्ट नो यूज. यू नीड अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन इन्वर्जन. तो मेरे ख्याल से इसका जो है, जो सही जवाब है वो यही होना चाहिए कि पॉपुलेशन इन्वर्जन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैस लेजर? कार्बन डाइऑक्साइड. सिंपल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसके अंदर. Okay, so now we have questions, numericals. Find the intensity of laser beam of 10 milliwatt power and having a diameter 1.3 millimeter. Assuming the uniform intensity of the beam. जैसे एक लेज़र बीम है, तो लेज़र बीम जब कहीं गिरती है तो यहाँ इंटेंसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है. यहाँ पर इंटेंसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है. तो आपके पास सॉल्यूशन में क्या क्या है? पावर कितनी है? 10 मिलीवाट, यानी 10 इंटू 10⁻³ वाट. एंड डायमीटर जो है वो 1.3 10⁻³ मिलीमीटर है, यानी 1.3/2 इसकी रेडियस हो जाएगी. तो ये इसका रेडियस हो जाएगा. फिर पूछा गया इंटेंसिटी. तो इंटेंसिटी हमेशा पावर अपॉन एरिया होता है, मतलब कितनी पावर कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो पावर तो हमारे पास 10 मिलीवाट है. एरिया कितना हो जाएगा? सर्कुलर बनेगा ना ये पूरा स्पॉट, तो πr², या कह सकते हो 10 इंटू 10⁻³ πd²/4, क्योंकि r जो है d का आधा होता है. तो जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.14 इंटू 1.3 10⁻³ का होल स्क्वायर. सब कुछ ख़त्म करोगे इसको तो तुम्हारे पास जो इंटेंसिटी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 10⁶ हो जाएगा, ऊपर जाएगा 3 जाएगा, तो ये करीब 7.5 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा.
क्योंकि हमने डिस्टेंस को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, और ये सब काटोगे कैंसिल होगा, तो ये जो है आपका करीब करीब 7.5 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी होगी। अ लेजर बीम इज फोकस्ड ऑन एन एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेवलेंथ। क्या कहा गया है? एरिया जो है वो लैम्डा स्क्वायर के बराबर, ये एक नया तरीका है कहने का, और लैम्डा कितना है? 6328 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। इफ लेजर रेडिएट एनर्जी एट रेट दिस, और पावर क्या है? पावर इसकी है 1 मिलीवाट, यानी 1 इंटू 10⁻⁻3 वाट। तो फाइंड द इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी कितना होगा? P अपॉन एरिया। अब पावर है 1 इंटू 10⁻⁻3, और एरिया कितना है? एरिया है 6328 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेटिव है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 2.5 इंटू 10⁻9 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो काफ़ी हाई इंटेंसिटी है। ओके, द रूबी लेजर हैज़ इट्स मेटास्टेबल स्टेट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेट मी एक्सप्लेन यू इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में ऐसा है कि मान लो E1 और E2 दो एनर्जी स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये मेटास्टेबल स्टेट है, इन्हीं के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन होना है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लिखने में थोड़ा सा कमजोर हो गया क्वेश्चन। अ रूबी लेजर हैज इट्स मेटास्टेबल स्टेट एट 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट, यानी कि ग्राउंड स्टेट से उसकी जो डिस्टेंस है वो 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो अगर हम इसको E2 कहें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेटास्टेबल स्टेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट इज 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द एटम इन द मेटा टू ग्राउंड स्टेट। तो आपसे पूछा गया है कि अगर नंबर ऑफ एटम मेटा में N2 है और ग्राउंड में N1 है, तो N2/N1 निकालो मेटा टू ग्राउंड, और साथ ही साथ वेवलेंथ कितनी निकल रही है, क्योंकि जब भी कोई एटम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट को ट्रांजिट करेगा तो वहाँ से h न्यू एनर्जी का फोटोन निकलेगा, और इसको hc/λ कह सकते हैं। तो एक एनर्जी यहाँ रिलीज होगी hc/λ। तो बोहर के लॉ के हिसाब से E2 माइनस E1 जो होगा, दोनों एनर्जी स्टेट का डिफरेंस, वही आपका hc/λ होगा। तो यहाँ से लैम्डा बराबर हो जाएगा hc/E2 माइनस E1। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब ये जो HC है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.2398 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर। ये हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके आपको दी है। HC की वैल्यू मैंने यहाँ गलत लिख दिया, SC की वैल्यू इसकी H मतलब प्लैंक कांस्टेंट, C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, दोनों का प्रोडक्ट का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू होती है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.2398 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये कैंसिल होगा, तो ये जो पूरी वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 6926 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, डेसिमल में 0.6926 10⁻⁻6। उसके बाद फिर क्या करोगे? अगर आप डेसिमल को पीछे ले जाओ तो 6926.0 इंटू 10⁻⁻10 यानी कि 6926 एंगस्ट्रॉम, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि पॉपुलेशन ऑफ N2/N1 लिखो। तो एक जगह पे जब देखिएगा आइंस्टीन कोफिशिएंट के वीडियो में जो हमने बनाया है उसमें N2/N1 जो होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल माइनस E2 माइनस E1 अपॉन KT। और ये हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, तो रूम टेम्परेचर जो होता है वो होता है 300 केल्विन। वही मैंने कहा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहिए था, इसमें रूम टेम्परेचर का भी जिक्र होना चाहिए। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल माइनस E2 माइनस E1 ऑलरेडी हमें मालूम है, ओके,
E2 माइनस E1 की जो वैल्यू है वो है 1.79। के कितना होता है, के के बारे में समझ लो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो ये होता है 8.625 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। तो अगर आपने के टी कर दिया यानी 8.625 इंटू 10⁻⁻5 को 300 केल्विन से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास वैल्यू आती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा, तो यहाँ पर जाएगा 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी है, तो अल्टीमेटली इसकी जो वैल्यू होगी वो 8.026 इंटू 10⁻32 आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स इन मेटास्टेबल स्टेट एट रूम टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू N1। तो आप देख सकते हो ये बहुत छोटी संख्या है, यानी रूम टेम्परेचर पर जो भी हीट है जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड 300 केल्विन है, उसकी वजह से एटम की संख्या N2 में लगभग जीरो है। अरे भाई 10⁻32 इज ऑलमोस्ट जीरो, यानी कि कोई भी एटम एक्साइटेड नहीं है। इसीलिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हम लेजिंग एक्शन नहीं देखते हैं। उसको करवाने के लिए हमें उस पर बहुत हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन डालना पड़ेगा ताकि एटम ट्रांजिट करके ग्राउंड से मेटा में जाएं और स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू वो बाहर एमिट करें फोटॉन्स को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। चलिए फिर अगले क्लास में लोग मिलते हैं और कुछ नए MCQ प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।